एबीसी 24 के शहर सरकार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आ पहुंचे हैं राजनांदगांव नगर निगम में। इस निगम की क्या परेशानी है, यहाँ के कौन है वो दो प्रत्याशी जो आगामी दिनों में राजनांदगांव के महापौर होंगे, यानी प्रथम नागरिक होंगे, और प्रथम नागरिक के तौर पर जो जिम्मेदारियां बनती हैं उसका निर्वहन कौन बेहतर तरीके से कर सकता है, यानी दोनों प्रत्याशियों में कौन ज्यादा दमदार है। आज शहर सरकार के माध्यम से हम राजनांदगांव की जनता को ये बताने वाले हैं। शहर सरकार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। दोनों ही प्रत्याशियों का भी हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बहुत ही शानदार और तेज तर्रार प्रत्याशी हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं मधुसूदन यादव जी, बहुत स्वागत है आपका सर शहर सरकार में। मधुसूदन यादव जी पूर्व पार्षद रहे हैं, पूर्व महापौर रहे हैं और फिर पूर्व सांसद रहे हैं। लंबा अनुभव है इनका राजनीति के क्षेत्र में। देखना होगा क्या राजनांदगांव की जनता एक बार फिर से इन पर भरोसा जताती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी निखिल द्विवेदी जी हमारे साथ है, बहुत ही युवा है, लगातार कांग्रेस में अपनी भूमिका निभाते आए हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, सीजीपीसीसी के महासचिव रहे हैं और इसके साथ ही एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष भी रहे। बहुत स्वागत है आपका निखिल जी। तो एक तरफ अनुभव लेकिन एक तरफ युवा, इन दोनों में से किसे चुनेगी राजनांदगांव की जनता, ये आपका फैसला होगा, लेकिन ये फैसला शहर सरकार लेने के बाद ही आप दीजिएगा। मधुसूदन जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, लंबा अनुभव है, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, एक बार फिर से शहर की राजनीति की ओर आ रहे हैं, क्यों? देखिए, मुझे तो पार्टी जब जब जिस काम के लिए कहती है मैं उस काम को करता हूँ। पार्टी का आदेश था फिर से चुनाव में आना है, मैं चुनाव में आया हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता के बीच जा कर के आशीर्वाद ले रहा हूँ और आशीर्वाद मिलेगा तो हमारे दिमाग में शहर के विकास का रोड मैप है, उसके हिसाब से शहर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आपका जो विजन और विजन है वो भी आज जानेंगे, लेकिन निखिल जी, एक तरफ 20 सालों का अनुभव शहर की राजनीति का, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, इनके सामने आखिर राजनांदगांव की जनता एक युवा को क्यों चुने? लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या इनके कार्यकर्ता हैं वो मुझ पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि मैं एक युवा हूँ, मेरे पास अनुभव नहीं है। ठीक है, मेरे पास अनुभव नहीं है भ्रष्टाचार करने का, मेरे पास अनुभव नहीं है नगर निगम की दुकान देकर कमीशन खाने का, मेरे पास अनुभव नहीं है रेत मुरुम चोरी करवाने का, मेरे पास अनुभव नहीं है गुंडागर्दी करने का। लेकिन जिस दिन से माता पिता ने पैदा किया ना, उस दिन से मुझे जनता के दुख और सुख सहने का अनुभव तो दे दिया है। इसके अलावा भी मैं बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले कार्यकाल में 5 पार्षद, नए पार्षद, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के पार्षदों को जिताया। देवेंद्र यादव 24 साल की उम्र में महापौर का चुनाव लड़ा तो उसका चुनाव संचालक मैं था। इसके पहले छात्र संघ के चुनाव होते थे, खुद आदरणीय मधु भैया उस जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन फिर भी करारी हार हारना पड़ता था। जहाँ पे सांसद अभिषेक सिंह और उनके पिता सीएम भी पूरी ताकत लगाए थे तो इस राजनांदगांव का युवा निखिल द्विवेदी के कैंडिडेट को चुनाव जिताता था। शायद ये याद। लेकिन मधुसूदन जी, क्या भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है जिस तरह का आरोप निखिल जी लगा रहे हैं? अब ये तो जनता बताएगी, ये तो राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलता है, लेकिन बिना तथ्यों के, बिना आधार के किसी बात को भ्रष्टाचार करने का अनुभव ये कहना मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मुंह में उंगली डाल के उगलवा रहे हो तो आज मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन से मैं उम्मीदवार हुआ हूँ तब से मैं आज तक ये सुनते आया हूँ कि बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार, बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार, बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार। मेरे भाइयों, बूढ़ा सागर का स्कीम स्वीकृत कराने वाला मधुसूदन यादव है। मेरे कार्यकाल में वो काम प्रारंभ हुआ और लगभग 7 करोड़ 35 लाख का भुगतान मेरे महापौर रहते हुए हुआ। उसमें से 4.5 करोड़ का भुगतान कांग्रेस के शासन में तत्कालीन कलेक्टर ने जांच करा करके करने की अनुमति दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 करोड़ 85 लाख रुपया कांग्रेस के महापौर के कार्यकाल में भुगतान हुआ है। मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। 2 करोड़ अतिरिक्त भुगतान की मांग की गई है कांग्रेस के महापौर के द्वारा। अब भ्रष्टाचार कहाँ है कहाँ नहीं है, 4.5 करोड़ की जांच तो आपके सरकार के कलेक्टर ने कराया। उसके बाद 2-2.5 करोड़ का अन्य भुगतान हुआ, उसकी भी जांच राज्य शासन ने कराया, उसमें भी कोई दोष नहीं है। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाना अलग बात है। निखिल जी, पिछली मेयर भी आप ही की थी, आपको क्या लगता है आपके शहर में, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता होने के पहले एक पार्टी के महासचिव होने के साथ साथ राजनांदगांव के बेटे हैं, राजनांदगांव के नागरिक हैं, आपको क्या लगता है आपके शहर में वो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है जिसे आप दूर करेंगे अगर आप मेयर होंगे? शहर में सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में स्वास्थ्य है।
डॉक्टर साहब ने मेडिकल कॉलेज तो बना दिया, लेकिन 1 साल से मेडिकल कॉलेज जिस स्थिति में है, बीमार हो चुका है। 22 जो डॉक्टर है वो मेडिकल कॉलेज छोड़ चुके हैं। वहाँ पे आज सिटी स्कैन की मशीन को बना नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार मांगे उठ रही है। इसके पहले एक प्रोपेगेंडा हुआ, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिषेक सिंह वहाँ धरने में बैठे थे, रमन सिंह जी के सुपुत्र हैं। बहुत सारी तकलीफों के बारे में बहुत उजागर किया कि सरकार चला नहीं पा रही है। आज उनके पास सारे वो सबूत हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि वहाँ क्या क्या तकलीफ है। रोज वहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, रोज मांग हो रही है, लेकिन आज तक किसी को सूद नहीं है इस चीज की। मधु भैया बता रहे थे कि भ्रष्टाचार का आरोप, किसने क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन आज ये वादा कर रहा हूं कि जिस दिन राजनांदगांव का महापौर बन गया, 100 दिन के अंदर ये पूरी जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 16 करोड़ का पेमेंट हुआ कि 27 करोड़ का, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन महापौर बनूंगा जांच करा के रहूंगा और जो दोषी होगा जेल के पीछे होगा, चाहे फिर वो मेरी पार्टी का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो। बिल्कुल, मुझे लगता है जनता भी यही चाहती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ से ज्यादा बेहतर है आगे आने वाले वक्त में क्या करेंगे। लेकिन मधुसूदन जी, आपको तो लंबा वार्ड की राजनीति आपने की, शहर की राजनीति आपने की, आपने केंद्र की राजनीति की है, लेकिन अगर मैं राजनांदगांव नगर निगम की बात करती हूँ तो आपको क्या लगता है, आप भी यहाँ के नागरिक हैं, आप भी इस शहर के बेटे हैं, शहर के बेटे से शहर की जनता क्या उम्मीद करे, जब वो महापौर बनेंगे तो वो कौन सी सबसे पहली परेशानी होगी जिसे दूर कर देंगे आप 100 दिन के अंदर? देखिए, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम भी रहे तब भी समस्याएं बाकी रही, आप भी रहे तब भी समस्याएं बरकरार है, लेकिन अब जो समस्याएं हैं वो आगे उसका रोड मैप हमारे पास है कि हमें शहर के लिए आगे क्या करना है। पहली बात वहीं से शुरू करता हूँ, मेडिकल कॉलेज से। क्या शहर की जनता ये बात नहीं जानती कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना डॉक्टर रमन सिंह ने किया, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर MRI और CT स्कैन की घोषणा की जो उनके कार्यकाल में नहीं हो पाया, और अब हमारी सरकार उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। CT स्कैन की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसमें अतिरिक्त रेट आने की वजह से उस पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था एक बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से जैसे सड़कों में लोग दुकानें लगा लेते हैं या सड़कों में गौ माता को छोड़ देते हैं, या फिर यहाँ पर ठोक मार्केट नहीं होने की वजह से भी शहर के बीच के अंदर ठोक मार्केट है जिसमें गाड़ियों का आना जाना और घंटों रुका रहना, इसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ठोक बाज़ार का निर्माण करेंगे, शहर के बीच के सारे ठोक मार्केट को वहाँ शिफ्ट करेंगे। दूसरा, दिहाड़ी जो मजदूरी का काम करते हैं, जो सड़क पे लगा लेते हैं, उनके लिए छोटी दुकानों का निर्माण करेंगे, उनको ही वहाँ पर विस्थापित करेंगे। तीसरा, जो गौ माताएं जो सड़कों पर रहती है उनके लिए गौ ग्राम की स्थापना करेंगे और उनको सड़क से उठा करके पूरी सुविधा दे करके गौ ग्राम में रखेंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ कि हम ट्रैफिक इंजीनियर अरेंज करेंगे, हायर करेंगे नगर निगम की तरफ से, और उनके माध्यम से शहर के ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये देखेंगे। माफ कीजिएगा, रोकना चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपके पास विजन भी है, मिशन भी है, इतने सारे आप काम करना चाहते हैं। पिछली बार तो ठीक है कि कांग्रेस की मेयर थी, लेकिन उसके पहले तो आपके महापौर थे, तब तो आपके ही मुख्यमंत्री थे, तब आप ही के प्रधानमंत्री थे, ट्रिपल इंजन की सरकार थी। क्यों नहीं आपने ये सारा मिशन और विजन तब राजनांदगांव में कर दिया? हो सकता है कि 2025 का ये राजनांदगांव बेहद खूबसूरत होता। शायद आपको नहीं मालूम है इसलिए कह रही हैं। वाटर सप्लाई स्कीम अमृत मिशन हम लेकर के आए, वाटर सप्लाई की दृष्टि से उस समय भी हमने बहुत सारे दुकानों का निर्माण किया, और मैंने पहले ही कहा कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इतने काम होने के बावजूद कोई ना कोई दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी, तो आने वाले समय में जो व्यक्ति आएगा उसको उस काम को करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तालियां बज रही थी इस तरफ से उस वक्त, लेकिन आप लोगों को भी ये कह दूं, अगर कांग्रेस समर्थक है तो डबल इंजन की सरकार आपकी भी थी, आपके भी मुख्यमंत्री थे और आपके भी महापौर थी, काम कुछ नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि सारे इस तरफ कांग्रेस ही बैठे हैं। ठीक है, ये बताइए कुछ काम हुआ है आपके राजनांदगांव में? बीजेपी की सरकार आई है, क्यों नहीं छात्रों को निःशुल्क बस की सेवा दी गई? क्यों नहीं छात्रों को जो वादा किए गए विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं पूरा नहीं किया गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अभी मैं छात्र भी रह चुका हूँ, छात्रों के लिए वो किया गया था कि निःशुल्क वो दी जाएगी बस सेवा। कहाँ गई वो बस सेवा? आज कोई बस ही चालू नहीं हुई अभी तक। तो कब दी गई थी ये? विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में दिया, छात्रों को पैसा भी दूंगा, 1000 रुपये बोला भी है, वो अभी तक नहीं आया। कोई भी छात्र का नाम बता दो। ठीक है, पूछ लेते हैं सीधे मधुसूदन जी से पूछ लेते हैं। आपके घोषणा पत्र में इस तरह का वादा था सर, छात्र पूछ रहे हैं, क्या हुआ उसका?
विधानसभा के चुनाव में जो मोदी की गारंटी है उसमें हमारी माता बहनों को 1000 रुपया प्रति माह महतारी वंदन योजना के तहत प्राप्त हो रहा है। किसानों को 3100 रुपये कुंटल धान का कीमत मिल रहा है। 21 कुंटल धान खरीदी हो रही है। और भाई देखो, मैंने सुना ना, आप भी सुन लो। एक किसान ले आना जिसको पैसा नहीं मिलेगा, सुन लीजिए, एक किसान ले आना जिसको पैसा नहीं मिलेगा, तो मेरी जिम्मेदारी है उसकी समस्या का दूर कराने का, आप चिंता मत करो। तो हमने, हमारी सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की है वो घोषणा 5 ईयर प्लान का होता है, 5 साल का होता है। सरकार भी 5 साल का है। अब सरकार बनने के 1 साल में आप सारे सवाल करेंगे तो शराबबंदी हुई क्या 5 साल में? कांग्रेस के शासन ने किया था? 5 साल निकल जाने के बाद नहीं हुई। तो सवाल वो नहीं है, सवाल वो नहीं है। हमारा 4 साल पूरा और हो जाने दीजिए, बाकी सारे सवालों का जवाब आपको विधानसभा में मिल जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने शराबबंदी नहीं कर पाई, हमने कमेटी बनाई, सब कुछ किया। ये लोग शराब की बात कर करके सत्ता में आए। प्लीज आप लोग सुनिए, मेरे को भी बोलने दीजिए। मैं मधु भैया बोल रहा हूँ, आराम से सुनना चाहिए। कोई राजनांदगांव में शराब भट्टी खोली जा रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर चौक, आप देखेंगे, अभी मेरे साथ चलिएगा, दिखाऊंगा आपको। जो हमारे संविधान के निर्माता है, उस चौक से 100 मीटर की दूरी के पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर में इन्होंने शराब भट्टी खोली है। ये आरोप हमेशा ही लगता रहा है कि 5 साल आप लोगों ने सरकार को घेरा कि शराबबंदी का मुद्दा उन्होंने उठाया, शराबबंदी का वादा किया, शराबबंदी क्यों नहीं की? अब तो आपकी सरकार है, आप शराबबंदी कर दीजिए। नहीं, बात तो जनता की है, बात तो जनता के हित की है। आप पूरी बात सुन लीजिए। जहाँ तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान का विषय है, वो मेरे से ज्यादा तो कोई बता नहीं सकता। वहाँ पर जो अम्बेडकर द्वार बना है उसका कांग्रेस के लोगों ने खड़े होकर के विरोध किया था। मैंने खड़े होकर के उसको बनवाया है अपने शासन में। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक शराबबंदी या फिर शराब दुकानों को खोलने का विषय है, जब हमारी सरकार गई तो यहाँ पर एक बार था। आपकी सरकार जाते जाते 6 बार हो गए मेरे भाई। रेवाड़ी में जो दुकान खुली वो आपकी सरकार ने खोली। अभी तो हमारी सरकार ने सिर्फ एक दुकान खोली है। और मेरा ये कहना है कि हम कोचिया बंदी करना चाहते हैं, अवैध शराब बंदी करना चाहते हैं, ताकि जो नियमता जो चीजें हो सकती है वो होगी। हमारी सरकार ने या हमारी पार्टी ने ये कभी नहीं कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा है। क्या क्या परेशानी आपके शहर में? परेशानी बहुत है। एक बताइए। एक बता रहा हूँ, जो शराब की लोग बात कर रहे थे, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, शराब सारी जो भट्टियां थी ना, वो शहर से बाहर थी, इनके आते आते शहर के अंदर आ गई और शराबबंदी की बात ये कर रहे हैं। आज तक 4 महीने से सफाई कर पेमेंट नहीं हुआ था। मधु भैया का 7 पेमेंट हुआ है। किसी भी पूछ लीजिएगा आप। निखिल जी, मुझे लगता है आपको बताना चाहिए इस बात का जवाब। जब किसी क्रिकेटर को आप 12th मैन में बैठा के रखेंगे तो रन नहीं बना सकता। ठीक बात। मुझे अभी बैटिंग करने का मौका मिला है, आपकी पेमेंट एक दिन भी रुक गई ना, धरने में बैठूंगा, रमन सिंह शहर के अंदर घुस जाएंगे तो नाम निखिल द्विवेदी नहीं है। क्या ऐसा काम किया है मेरे को बता दें। राजनांदगांव की जनता पूछना चाहती है कि कौन से ऐसे काम मधुसूदन यादव जी ने किए हैं जो मिसाल दिया जाए छत्तीसगढ़ में। ठीक है मधुसूदन जी, आज इस मंच से बता ही दीजिए कि कौन से वो 5 काम, क्योंकि आपको तो निगम की राजनीति में ही 20 साल हो गए। बता दीजिए, आज कैमरे में बता दीजिए, जनता भी नहीं, मैं सुनेगी। बताऊंगा तो फिर बोलेंगे कि ये तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है। अभी से मान रहे हैं अपनी हार को, अभी से मान रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा हुई तो मैं सांसद था, मेरी भी भूमिका है। ट्रांसपोर्ट नगर को बना करके छोड़ दिया था नरेश डाकलिया जी ने, मैंने ट्रांसपोर्ट नगर को बसाया। हाट बाजार को बना करके छोड़ दिया था, मैंने उसको बसाया। 3rd फेज का वाटर सप्लाई स्कीम 210 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अमृत मिशन के तहत मैंने लेकर के आया। कौन से काम ऐसे हैं? आज देखिए, ये इसका तो पैसा ही बांट दिए थे इन लोगों ने तनख्वाह में। ये जो कंपनसेशन मिला था यहाँ पर 4 लेन में, जब ये गांधी सभागृह टूटा था तो कंपनसेशन मिला था 36 लाख रुपया, उसको तनख्वाह में आराम से बांट दिए थे। जब हमने आया तो गांधी जी के सम्मान का ध्यान रखते हुए 1 करोड़ रुपए की लागत से इसको। मैं मधुसूदन जी को रोकना चाहूंगा। नहीं, मैं इस बात में रोकना चाहूंगा। मैं ये समझता हूँ रमन सिंह जी ने फिर कोई काम नहीं किया, सारा काम मधुसूदन यादव जी ने किया है। सीधे तौर पर माइक से कहा जाए कि रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह ने राजनांदगांव के लिए कोई काम नहीं किया, सारा काम मधुसूदन यादव जी ने कर दिया। हम सब ने मिलकर किया। आपको क्या तकलीफ है मेरे भाई? मेरे को तकलीफ कुछ नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं है। आप अपना काम बताइए कि आपने
और शहर के लिए क्या किया? 5 कोई ऐसे बड़े काम बताइए। जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं उस हॉस्पिटल में काम होता है, उस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मिलती हैं। MRI करने के लिए, CT स्कैन करने के लिए सबको वहाँ भटकना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफर कर दिया जाता है वहाँ पर कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके MRI और CT स्कैन करें। और मैं एक पार्षद हूँ वहाँ पर, पार्षद था अभी वर्तमान में। आप में से भी कोई पार्षद चुनाव लड़ रहा है या पार्षद है क्या? आप हैं क्या? चुनाव लड़ रहे हैं तो कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 6 चिखली से। पानी वाली की समस्या वहां तो नहीं है? नहीं है अभी। तो फिर आप पार्षद बनने के बाद क्या करेंगे? नहीं, वहाँ पे धीरज रखो, बता रहा हूँ मैं वहाँ पे खेल मैदान के लिए मिनी स्टेडियम बनाने का संकल्पित हूँ मैं। अच्छा, वहां पर खिलाड़ी बहुत ज्यादा है। आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है, क्योंकि 11 फरवरी को चुनाव है, जनता आप दोनों में से ही किसी एक का चुनाव करने वाली है। अगर जनता आप दोनों को ही चुनती है, आप मान लीजिए कि आप ही को चुना, आप मान लीजिए कि आप ही को चुना, तो आप वो कौन से 3 वादे हैं जो शहर को आज करना चाहते हैं इस मन से? निखिल जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो संपत्ति कर और जल कर है उसमें जो ब्याज लग रहे हैं, शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 साल से 50 साल से राजस्व जमा नहीं करते नगर निगम में, उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाएगा। जिस दिन मैं महापौर बनूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, किसी भी दल का हो, सारे लोगों का इसका जो ब्याज है वो माफ हो जाएगा। इससे फायदा भी होगा कि राजस्व बढ़ेगा, नगर निगम का राजस्व बढ़ेगा। लोग किसी को 2 लाख जमा करना है, किसी को 4 लाख जमा करना करके कर नहीं रहे, क्योंकि उसमें ब्याज बढ़ा हुआ है, ब्याज कम हो जाएगा, वो बढ़ेगा। दूसरा, इसी गांधी सभागृह में छात्रों के लिए PSC, PMT, नीट की सारी कोचिंगें, जितने भी प्रतियोगी वो हैं, वो सारी कोचिंगें निःशुल्क रूप से चालू की जाएगी। तो ये सारे वादे हैं। अगर इन वादों पर आपको भरोसा है तो आप इस प्रत्याशी को चुन सकते हैं जिनका नाम निखिल द्विवेदी है, जो कि कांग्रेस से आते हैं। लेकिन भाजपा प्रत्याशी के वो कौन से वादे हैं जिन पर अगर आपको भरोसा हो तो आप 11 फरवरी को उन्हें वोट देंगे? सीधे उनसे ही सुन लेते हैं। मधुसूदन जी, आपके वो कौन से 5 वादे हैं? मैं शहर की जनता को तेनालीराम के हसीन सपना नहीं दिखाना चाहता। इस कारपोरेशन की ये स्थिति है कि 3 महीने से सैलरी नहीं हुई थी। अभी राज्य शासन ने 6 करोड़ 62 लाख रुपया दिया, तब जाकर के सैलरी हुई है। वहाँ से आप CCTV कैमरा, तो मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी और ये आयोजन वो आयोजन, अरे ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। उसमें पार्ट टाइम पार्टिसिपेट करते थे और करते रहेंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शहर की जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो है थोक मार्केट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहर के अंदर जो भारी वाहनें घंटों घंटों खड़ी रहती थी, उसको थोक मार्केट निर्माण कर करके हम शहर में बाहर लेकर के जाएंगे। 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। मधुसूदन जी, एक व्यापारी को फायदा दिलाने के लिए सारे व्यापारियों को नुकसान कर रहे हैं। शहर से सारे मार्केट को बाहर पहुंचाया जा रहा है, और कहां पहुंचाया जा रहा है इसका नाम आप जानते होंगे। सन सिटी के आसपास के एरिया को डेवलपमेंट करने का काम ये सरकार कर रही है, केवल एक व्यापारी को फायदा पहुंचाना चाहती है। ये मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। इतने व्यापारी हैं, सबका उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। 2 बातें कह देता हूँ। मैंने इस प्रक्रिया में 2 चीजें अपने महापौर रहते हुए कर लिया था। एक तो जगह का चयन, दूसरा व्यापारियों की सहमति। तो किसी को पहुंचाना और किसी को निकालना ये तो कोई विषय नहीं है। अब इनको तो यही नहीं मालूम मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ। हम तो मोहारा में जो 10 एकड़ जमीन है वहाँ बनाना चाहते हैं, मंडी के पीछे, और वो आइडेंटिफाई है, वो जमीन नगर निगम को हैंडओवर हो चुका है। अब इनको मालूम नहीं है तो ये फिर एक आरोप लगा दिए। मेरे भाई थोड़ा समझ के, अभी अनुभव के हिसाब से बात करें, अनुभव के हिसाब से, और इसलिए मैं अपना आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि गणेश भाई ने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत सारे काम हुए। 3rd फेज में काफ़ी लेट से अमृत मिशन का काम हुआ, हैंडओवर भी कांग्रेस की महापौर ने ली, पूरा समीक्षा करके लेना चाहिए था। हैंडओवर लेने के पहले ये क्यों तय नहीं किया गया कि आज भी क्यों समस्याएं बनी हुई है वाटर सप्लाई? इसलिए हम 3rd फेज लेकर के आएंगे, चाहे 100 करोड़ लगे कि 150 करोड़ लगे, और 5 साल के अंदर शहर की जनता तक के पानी पहुंचाएंगे। और जहां तक संपत्ति कर का विषय आपने कहा, मेरे भाई आपको अधिकार ही नहीं है नगर निगम को छूट देने का। आप संविधान नगर निगम कॉरपोरेशन एक्ट का आपको अभी ज्ञान नहीं है, जब आते तो पढ़ते, वैसे आने के चांस भी नहीं। ठीक है, तो उसमें आपको कोई अधिकार नहीं है छूट देने का, माफ करने का। ये आप पहले कोई बात या कोई घोषणा करने के पहले छूट
देख ले, अन्यथा आपको 4 साल बाद दिक्कत ना आ जाए यदि धोखे से भी आ गए तो, ये समझ ले मेरे। चलिए, अच्छी बात है कि देखिए उनके विजन और मिशन के बारे में भी मधुसूदन जी बात करें। लेकिन मधुसूदन जी, एक सवाल मेरा छोटा सा है, मुझे लगता है कि जनता के मन में शायद ही सवाल आया होगा, जो आप बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, सांसद आपके, और उसके बाद फिर अब आप भी होंगे, तो आप क्या उस बात को बल दे रहे थे कि अगर राज्य में किसी और की सरकार है और शहर में किसी और की सरकार है तो प्रॉब्लम होती है, क्लैशेस होते हैं, फंड्स नहीं वाकई में रिलीज किए जाते? अगर ऐसा चुना जाए कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तभी आपका प्रदेश या फिर आपका शहर जो है वो विकास करेगा, क्या इस बात को आप पक्का कर रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि मापदंडों के आधार पर कारपोरेशन को पैसा मिलता है, लेकिन ये अतिरिक्त स्कीम के लिए आपको पैसा लाना है उनकी बात तो नहीं, आप ही की बात कर रही मैं हूं, आप कह रहे अपनी थे। बात कह रहा हूँ, मापदंडों के आधार पर होता है। ठीक है। इनके कांग्रेस की मेयर थी, चुन चुन करके भाजपा के पार्षदों के वार्डों में सीसी रोड तक का निर्माण नहीं करते थे। तो ये तो स्वभाव है, राजनीति का स्वभाव है ये। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार है, हम रूलिंग पार्टी के लोग हैं, तो हम ही हर तरीके से प्रयास करके राजनांदगांव शहर के विकास के लिए जो योजनाएं हम बनाएंगे उसके लिए पैसा लाने की गारंटी हमारी है, रमन सिंह की है, संतोष पांडे की है, और किसी की माई ने दूध नहीं पिलाया कि रमन सिंह को शहर में आने से रोक दे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ठीक है, मधुसूदन जी बार बार जाएंगे, लाएंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कर ही रहे। इतने दिन जनप्रतिनिधि रहे हो मधु भैया, आप तो शर्म कर लो, जाएंगे आएंगे, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। आप क्या नगर निगम की बात करते हो? 15 साल का मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से था, विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह इस क्षेत्र से हैं, उनके बेटे सांसद रहे हैं, संतोष पांडे जी यहाँ से रहे हैं, और आप लाएंगे, जाएंगे, दुनिया करेंगे, ये सब लुभावने वादे जनता से मत करिए। अगर आप राजनांदगांव की जनता इस वक्त हमें देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि 11 फरवरी को वोटिंग होनी है। इन दोनों ही प्रत्याशियों में से किस पर आपको ज्यादा भरोसा है? किनके वादों को आपको लगता है कि वो महापौर बनेंगे तो पूरा जरूर करेंगे? उन्हें वोट दीजिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। 11 फरवरी को इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज शहर सरकार